हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए। गाइस, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। परिचय है। भारतीय संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। मतलब भारत के जो संविधान है, किसी भी देश का क्यों ना संविधान हो, उस देश का मौलिक होता है जो सरकार के विभिन्न अंगों में या सरकार को एक सीमित दायरे में काम करने की इजाज़त देता है। सरकार जो भी संवैधानिक पद पे होता है वो कानून के हिसाब से ही काम करता है या निर्धारण करता है। साथ ही यह सरकार और देश की नागरिकों के बीच संबंध स्थापित करता है। मतलब जो नागरिक है देश का और सरकार है, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित करता है। वर्तमान में भारतीय संविधान 448 अनुच्छेद है। भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद है, 25 भाग है और 12 अनुसूचियाँ में लिखित है। हालांकि संविधान की कई विशेषताएं हैं। हमारे देश के संविधान जो है उसमें कई प्रकार की विशेषताएं हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्ष है, यानी किसी भी खास धर्म या जाति का देश नहीं है। संघवाद है, संघ कई अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है। और संसदीय सरकार है, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी होते हैं इत्यादि। उसके बाद है भारतीय संविधान। संविधान किसी भी देश का मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा है और कार्य का निर्धारण करता है। अब अगला है संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है। लिखित और निर्मित संविधान है। हमारे देश का जो संविधान है लिखित भी है और निर्मित संविधान है, जो पूरी दुनिया के सबसे बड़े संविधान में से एक है। भारत का संविधान जो है संविधान सभा ने लिखित समय, निश्चित समय तथा योजना के अनुसार बनाया था। मतलब भारत का जो संविधान बनाया था वो एक संविधान सभा था जो एक निश्चित समय के साथ साथ योजनाओं के साथ साथ बनाया था। इसलिए इसमें सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत और औपचारिक रूप से लिख दिए गए हैं। मतलब जो इसमें जो है जो संविधान सभा योजना के अनुसार तो बनाया था, उसके बाद सरकार के संगठन के आधारभूत सिद्धांत जो है वो भी औपचारिक रूप से संविधान के अंदर लिख दिया गया था, जिसमें पहला था कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका जो होता है वो संसद होता है जो भी संविधान बनाता है, विधायिका जो कानून बनाए जाते हैं और न्यायपालिका जो कोर्ट वगैरह होते हैं उसका की रचना, प्रक्रिया, कार्य प्रणाली और नागरिकों के साथ साथ संबंध, इस सभी चीज़ों का स्पष्ट रूप से लिख दिया गया था कानून के अंदर में। और नागरिकों के क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है, इसको भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। तो दूसरा पॉइंट इसका विस्तृत और व्यापक संविधान है हमारे देश का। भारतीय संविधान बहुत विस्तृत और व्यापक है। इसमें 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ हैं और 2 परिशिष्ट है और इसे 22 खंडों में विभाजित किया गया है। परिशिष्ट जो है उसको 22 खंड में विभाजित कर दिया गया है। एच.वी. कामत ने इसकी विशालता के संबंध में कहा था। जो एच.वी. कामत थे, कानून विशेषज्ञ थे, उन्होंने भारतीय संविधान की विशालता के संबंध में कहा था कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का विशालकाय संविधान है। उन्होंने ये कहा था कि हमें गर्व की बात है या गर्व है कि भारत का जो संविधान है दुनिया के सबसे विशालकाय संविधानों में से एक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है इसका प्रभुत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र। तो इसमें है, इसने भारत को प्रभु सत्ता संपन्न राज्य बना दिया है। अब भारत किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। मतलब आज़ाद होने के बाद भारत के अंदर कानून बनाया गया और कानून बनने के बाद भारत जो है प्रभु सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। ये किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन यानी अंदर में काम नहीं कर रहा है। इसने लोकतांत्रिक समाजवाद को मान्यता दी है। यानी भारत का जो संविधान है वो एक लोकतांत्रिक समाजवाद को मान्यता दिया है, जिसका रूप इंग्लैंड के फेबियनवाद से मिलता जुलता है। मतलब ये लोकतांत्रिक समाजवाद का जो एक कॉपी है वो इंग्लैंड के फेबियनवाद से मिलता जुलता है। भारत में अनेक धर्म व मत है, अतः सभी को समान महत्व दिया जाता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भारत में एक धर्म के लोग नहीं रहते, बहुत सारे धर्म के लोग वास करते हैं यहाँ, इसलिए इसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया। और भारत धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात यह धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव
नहीं किया जा सकता है और ना ही हमारे देश के संविधान इसका इजाज़त देता है। सत्ता जनता के पास होती है, हर 5 सालों में अपने प्रतिनिधि को चुनाव करता है। शासन सीमित व उत्तरदायी है, मतलब सभी का शासन किसके पास क्या पावर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो सभी के पास सीमित है और वो सभी उत्तरदायी है। राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है, वह राज्यसभा का अध्यक्ष है और भारत गणतंत्र है। अब चौथा पॉइंट है इसका, संसदीय शासन प्रणाली। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए राष्ट्रपति को राज्यसभा अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष बनाया जाता है, जो पदेन अध्यक्ष होता है। जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। और राष्ट्रपति जो होता है ना तो वो उच्च सदन और ना तो निम्न सदन, दोनों में से किसी का भी सदस्य वो नहीं होता। यहाँ उपराष्ट्रपति होना चाहिए था, मिस्टेक हो चुका है। उसके बाद मंत्रिपरिषद तभी तक पदासीन रह सकता है जब तक उसे लोकसभा अध्यक्ष का विश्वास मत प्राप्त है। जो मंत्री जी होते हैं, जो मोदी गवर्नमेंट में जो उसके साथ मंत्री होते हैं, वो तभी तक ऐसे अपने पद पर रह सकते हैं जब तक लोकसभा अध्यक्ष जो वर्तमान में ओम बिरला है उसका विश्वास मत उसे प्राप्त हो। जहां गवर्नर को अध्यक्ष बनाया गया है वहां किंतु वास्तविक सत्ता मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो सामूहिक रूप से विधानसभा के उत्तरदायी होती है। अब राज्यों में भी मंत्री होते हैं तो वो विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं और जो केंद्र में होते हैं वो दोनों सदनों के उत्तरदायी होते हैं। 1976 के 42वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को अपने मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्यकारी बना दिया। मतलब 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें जो भी मंत्री होंगे, मंत्रिपरिषद होंगे, वो राष्ट्रपति के परामर्श के अनुसार ही काम करेंगे और उसको बाध्यकारी बना दिया गया था। उसके बाद 5वां पॉइंट है एकीकृत न्यायपालिका। संघीय व्यवस्था में केंद्र व प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। एकीकृत मतलब यही हो गया कि संघ और राज्य, संघ हो गया केंद्र सरकार और राज्य हो गया स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया ताकि दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में काम कर सके। प्रांतों की अपनी न्यायपालिका होती है, मतलब हर राज्यों में एक हाई कोर्ट होते हैं, सिविल कोर्ट भी होते हैं हर जिलों में। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय को शिखर पर रखा गया है। जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे देश में एक है, इसलिए उसे शिखर पर रखा गया है। राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं और संसद अपने कानून से उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का निर्धारण कर सकती है। मतलब संसद जो है संसद में कानून बना करके उच्च न्यायालयों के अधिकार का जो है निर्धारण कर सकता है, फिक्स कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तथा सर्वोच्च न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के निर्णय को पलट सकता है। ये अधिकार, उच्च न्यायालय का निर्णय को पलटने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है, जो उनके अधिकार को या उसके निर्णय को पलट सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश देश के सभी अदालतों पर लागू होती है। यानी सर्वोच्च न्यायालय जो भी स्टेटमेंट देते हैं, जो फैसले देते हैं, वो देश के सभी अदालतों पर लागू होते हैं। छठा पॉइंट है इसका न्यायिक समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि वे राज्य के किसी चुनौती दिए गए कानून या आदेश की समीक्षा करें। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को आदेश दिया है, यह शक्ति दी है कि अगर राज्य के किसी चुनौती दिए गए कानून या आदेश की समीक्षा करे तो उसे संवैधानिक होने की स्थिति में रद्द कर दें। मतलब जो हाई कोर्ट है वो उसको जो चुनौती होता है उनको वो समीक्षा करेंगे, अगर उन्हें लगेगा कि असंवैधानिक है तो वो उसे रद्द कर सकता है। चूँकि उच्च न्यायालय के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, अब वो रद्द कर देते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि जो उच्च न्यायालय है उनके फैसले को आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। अगर किसी फैसले से, हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में उसे चुनौती दे सकते हैं। अतः सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है। अब है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार की विस्तृत सूची दी गई है। ये 6 अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार होते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, जिसे 1978 में 44वां संविधान संशोधन में हुआ था, जिसे संपत्ति के अधिकार को इस भाग से निकाल दिया। मतलब संपत्ति का जो अधिकार था
उसे इस भाग से निकाल दिया गया और 44वें संशोधन में इसे सम्मिलित किया गया था भारतीय संविधान में। ये अधिकार बाध्यकारी है, अतः न्यायालयों की सहायता से उनकी सुरक्षा की जा सकती है। अगर कोई फंडामेंटल राइट्स से आपके हनन करता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट आपकी उसकी सुरक्षा करेगा। यदि राज्य का कोई कानून या आदेश किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है, अगर कोई राज्य ऐसा कानून बना देता है जिससे आपका मौलिक अधिकार हनन होता हो, तो आप उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं उस कानून के खिलाफ, वो जो राज्य बनाता है या राज्य सरकार बनाता है। और अब असंवैधानिक स्थिति में न्यायालय उसे रद्द भी कर सकता है। अगर न्यायालय को लगता है कि जो राज्य ने कानून बनाया है जिससे लोगों का फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो इस स्थिति में न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को रद्द भी कर सकता है। 1976 के 42वें संशोधन ने नागरिकों का मौलिक कर्तव्य वाला भाग जोड़ा गया कि आप 6 मौलिक अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन एक नागरिक होते कि आपका क्या कर्तव्य है, इन शब्दों को भी जोड़ा गया था। और अतः उनका कर्तव्य है कि राष्ट्रीय झंडे व राष्ट्रगान का सम्मान करें। भारतीय नागरिक होने के साथ साथ आपका कर्तव्य ये है, या हमारा कर्तव्य ये है कि राष्ट्रीय झंडे व राष्ट्रगान का सम्मान करें, संविधान का पालन करें, जो भी हमारे देश में कानून है उसे पालन करें और मातृभूमि यानी देश की रक्षा करें। उसके बाद है सहयोगी संघवाद। भारतीय संघीय व्यवस्था है, भारत में जो है संघीय व्यवस्था है। संघीय मतलब भारत देश तो एक है, लेकिन देश के अंदर कई स्टेट्स हैं, यानी 28 स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरी है। तो ये इन सभी को मिला करके एक संघ देश बना हुआ है। नागरिक आप किसी भी राज्य का हो, लेकिन माना जाएगा आपको भारत का नागरिक। जिसे कनाडा की तरह मजबूत केंद्र स्थापित किया गया है, कनाडा से इसे कानून को लिया गया था। राज्यों की स्थिति उतनी शक्तिशाली नहीं है केंद्र की अपेक्षा, मतलब जो भी राज्य है, राज्य सरकार है, वो उतना पावरफुल नहीं हो सकता जितना केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावरफुल मामले होते हैं और विदेशी मामलों में सारी चीज़ों में वही देख रेख करते हैं। राज्य अपने राज्य तक ही सीमित रहते हैं, वो अपना राज्य के कानून बना सकते हैं और वो कानून सिर्फ और सिर्फ राज्य के लिए ही लागू हो। लेकिन अगर केंद्र सरकार अगर कोई कानून निर्माण करता है, बनाता है, तो वो पूरे देश के लिए लागू होता है। जैसे अमेरिकी और राज्यों और स्विस कैंटनों की है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अमेरिका में भी इसी तरह का कानून है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इससे कोई आपत्ति पैदा होती है तो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या अनुसार उनका निराकरण किया जा सकता है। अगर किसी भी राज्य को आपत्ति है कि ये ऐसा हमारे पास होना चाहिए, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट जो व्याख्या दे, जो फैसले दे, उसके द्वारा वो निराकरण कर सकता है, उसे मानना पड़ेगा। यदि कोई राज्य, केंद्र और राज्यों के बीच कोई कानूनी विवाद पैदा होता है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा ही निपटाया जा सकता है। यहाँ हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट वगैरह कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही उसका निपटान कर सकते हैं। प्रयास किया गया है केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय बना रहे और कानून में ये भी प्रयास किया गया है कि जो केंद्र है और राज्य सरकार है, उन दोनों के बीच समन्वय बना रहे। उसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। संविधान के 4थे भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसका ध्येय में भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना है। और कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, सभी को रोजगार पर्याप्त अवसर जुटाएगा, राष्ट्र के संसाधनों का सभी के हित में उपयोग। राष्ट्र के जो संसाधन मतलब देश के जो संसाधन है, चाहे वो रेल हो, एरोप्लेन हो, सड़कें हो, पार्क हो, ये सारी चीज़ें, लाइटें हो, तो इन सभी का संसाधन का अच्छी तरीके से उपयोग किया जाए। समान कार्य के बदले समान वेतन मिले, यदि आप जितना काम कर रहे हो उसके बदले आपको उतना वेतन भी दिया जाना जरूरी है। मानवीय दशाएं स्थापित की जाए, सभी को काम व शिक्षा का अधिकार मिले, सारे देश में समान व्यवहार नागरिक संहिता लागू होगी, मतलब जो भी देश एक ही हर व्यक्ति के लिए एक समान कानून लाया जाएगा। और दूसरा तीसरा है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। अब है 10वें नंबर का पॉइंट, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मूल संविधान में केंद्र व राज्यों के शासन के बारे में प्रावधान थे, लेकिन 1992 के 73वें और 74वें संशोधन में ग्राम पंचायतों व नगर पालिकाओं को भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था, यानी उस टाइम पे को दे दिया गया था। और 11वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 कार्य दिए गए हैं।
इससे आभास होता है कि धरातल पर लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। और 11वां पॉइंट है द्विसदनवाद। संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। यानी लोकसभा का पहला और निचला सदन होता है जिसमें सदस्यों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। मतलब लोकसभा जो होता है उसमें जनता द्वारा सीधा चुनाव किया जाता है। और राज्यसभा का उच्च सदन जो होता है उसमें हमारे जो विधानसभा में होता है, जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुन करके जाते हैं MLA वगैरह, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं जिसका कार्यकाल 6 सालों का होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, मतलब राज्यसभा का भी भंग नहीं होता है। लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाता है क्योंकि वहाँ आचार संहिता लागू होती है और प्रधानमंत्री की चुनाव होती है, लेकिन राज्यसभा का भी भंग नहीं होती क्योंकि वो 6 साल का कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 साल में उसको चुनाव हो जाता है, हर 2 साल में। तो इस वजह से राज्यसभा का भी भंग नहीं होती है। जिसके 2/3 सदस्य हमेशा 2 वर्ष में हट जाते हैं, मतलब राज्यसभा के जो सदस्य है 2/3 वो हर 2 वर्ष में हट जाता है। और लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का जो है सामान्य रूप से कार्यकाल 5 साल का ही है, लेकिन अगर आपातकाल देश में लग जाता है, इमरजेंसी लग जाता है, तो उसे बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है, ये तो पता है। राष्ट्रपति किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी समय लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन लोकसभा को राष्ट्रपति तभी भंग कर सकता है जब सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री जब उनको अनुमोदन करने के लिए कहे, तभी वो भंग कर सकता है। ये हमारे देश में संविधान में है, यानी वो खुद से भंग नहीं कर सकता है। फिर 12वां पॉइंट है इसका लचीलेपन व कठोरता का विचित्र मिश्रण। हमारे देश का संविधान जो है वो लचीलेपन भी है और कठोरता का एक मिश्रण है। लचीलापन का मतलब है यदि भारतीय संविधान की प्रक्रिया बहुत सरल होती है तो उसे लचीलापन कहते, संविधान का लचीला होता है। संसद अपने साधारण बहुमत से बिल पास करके संविधान में अधिनियम बनाती है, इसलिए इसे साधारण व विधि और संवैधानिक विधि से अंतर नहीं होता, जैसे हम ब्रिटिश संविधान के बारे में देख सकते हैं। लचीला का मतलब ये हुआ कि कोई भी सरकार आसानी से संविधान में संशोधन कर सकता है दोनों सदनों में बहुमत बिल पास करवा करके, यानी संख्या बल के आधार पर। कठोर का मतलब ये है कि किसी भी संविधान को संशोधन की प्रक्रिया आसान नहीं होती है। कठोर का मतलब ये होता है कि अगर आप संविधान में बदलाव करना चाहते हैं तो पहले आपको लोकसभा में उसको पेश करना होगा, उसमें बहस होगी, फिर उसमें पास करना पड़ेगा मेजोरिटी के साथ, फिर आपको राज्यसभा आना पड़ेगा, राज्यसभा में भी आपको बहस करना होगा, उसके बाद वहाँ पर मेजोरिटी जुटा पाना मुश्किल होता है किसी भी सरकार के लिए। वहाँ पास हो जाती है तो फिर सीधा राष्ट्रपति के पास जाके वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। लेकिन वहाँ का सदस्य अगर चाहेगा कि स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजने के लिए तो वो उसको भेजना पड़ेगा सरकार को। तो इसीलिए कठोर है, इतना आसान भी नहीं है कि आप संविधान में जो चाहे बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए बहुत संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी कठिन हो जाती है। संशोधन का बिल संसद के विशेष बहुमत से पास किया जा सकता है, यानी 2/3 बहुमत होना चाहिए। किसी भी संशोधन अगर कानून को पास करना चाहते हैं तो संसद के अंदर आपके पास 2/3 बहुमत होना चाहिए दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। अगर ऐसा है तो आप पास करवा सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर पास करवाना मुश्किल है। इसी तरह का जो नियम है वो अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में है। संविधान कठोर प्रक्रिया है उसको संशोधन करना। अब है इकहरी नागरिकता। जहाँ संघ शासन होता है वहाँ लोगों के सारे देश की अपने प्रांतों की नागरिकता अर्थात दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। अब जहाँ संघ राज्य है वहाँ पर अगर किसी भी राज्य का आप नागरिक क्यों ना हो, लेकिन आपको माना जाएगा भारत का ही नागरिक। इसलिए भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी एक नागरिकता। और भारत का नागरिक किसी भी प्रांत या प्रदेश का नहीं है। अगर आप किसी प्रांत या प्रदेश में रहते हैं, वहाँ का आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो आप उस प्रांत के नहीं हैं, आप भारत के नागरिक हैं। संसद अपने कानून द्वारा नागरिकता की प्राप्ति या हानि की शर्तें निर्धारित कर सकती है। संसद जो है वो अपने कानून के द्वारा नागरिकता की प्राप्ति करना और उसकी हानि की शर्तें भी निर्धारित करती है या कर सकती है। संकटकालीन धाराएं, यदि किसी भी भाग पर संकट आ जाए तो उसके आने की संभावना तो राष्ट्रपति अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। मतलब किसी देश के किसी भी भाग पर अगर संकट आ जाए तो राष्ट्रपति के पास ये संभावना होता है कि अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यदि युद्ध या बाहरी आक्रमण या किसी जगह सशस्त्र विद्रोह हो तो अनुच्छेद 352 के तहत
संकट काल घोषित किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी लागू कर सकता है। ऐसी घोषणा सारे देश व किसी भी भाग को प्रभावित करेगी, लेकिन अगर इस तरह की घोषणा हो जाती है तो देश को प्रभावित कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अनुसार भारत के किसी राज्य जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संकट काल घोषित किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में नहीं कर सकते, बाकी किसी भी राज्य में संकट काल घोषित कर सकते हैं यदि वही संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो। अंतिम अनुच्छेद 360 के तहत संकट काल की घोषणा भी की जा सकती है यदि भारत या उसके किसी भाग में देश की साख या वित्तीय स्थायित्व को खतरा पहुंचाए तो सकते राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बनाती है, क्योंकि वह मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है और जो उसे लोकसभा के उत्तरदायी होती है। मतलब अगर संकट काल घोषित कर भी दिया जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह मशवरा के हिसाब से ही काम करता है और वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब लास्ट पॉइंट है बच्चों, कंक्लूजन। भारतीय संविधान में कई मुख्य विशेषताएं हैं जो इसे खास बनाती है। कानून बनाने वाले सभी बातों को ध्यान में रखा है और हमारे देश के सभी मतभेदों को एक साथ लेकर चलने का प्रयास किया है। संविधान और संविधान में दिए गए अलग अलग अधिकार हमारे नागरिकों के लिए एक संरक्षक के रूप में काम करता है और भारत राज्यों का एक संघ है और संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत के संविधान के अनुसार शासित है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, आप खुद से भी बना करके लिख सकते हैं। तो यहाँ से ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।